नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राजधानी पटना में गंगा नदी के किनारे बने जेपी गंगा पथ परियोजना का विस्तार दीदारगंज तक होने जा रहा है। अभी दीघा से लेकर कंगन घाट तक यह पथ पूरी तरह से तैयार है। अब इसका विस्तार दीदारगंज तक होने जा रहा है, जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज यानी गुरुवार 10 अप्रैल 2025 को करेंगे। बता दें कि करीब 3,831 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस परियोजना का निर्माण बिहार राजपथ निर्माण निगम ने कराया है। बता दें कि पटना शहर के दो महत्वपूर्ण छोरों को जोड़ने वाली इस अति महत्वपूर्ण सड़क की लंबाई लगभग 20.5 किलोमीटर बताई जा रही है। बता दें कि पटना के लोगों को आज एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जेपी गंगा पथ के अंतिम चरण का उद्घाटन करेंगे। करीब 3,831 करोड़ रुपए की लागत से गंगा नदी के किनारे बनी 20.5 किलोमीटर लंबी यह सड़क दीघा को सीधे दीदारगंज से जोड़ेगी। तो वहीं जेपी गंगा पथ 4 चरणों में तैयार किया गया है। वहीं पहले चरण में दीघा से गांधी मैदान तक जिसकी दूरी 7.5 किलोमीटर थी, तो वहीं दूसरे चरण में पीएमसीएच से गायघाट जिसकी दूरी 5.0 किलोमीटर, तो वहीं तीसरे चरण में गायघाट से कंगन घाट जिसकी दूरी 3.0 किलोमीटर और चौथे चरण में कंगन घाट से दीदारगंज यानी 5 किलोमीटर निर्माण किया गया है। तो वहीं आज सीएम नीतीश कुमार इसे आम लोगों को सौंप देंगे। बता दें कि इस हाई स्पीड कॉरिडोर के शुरू होने से खासतौर पर नवादा, नालंदा समेत साउथ बिहार के जिलों से पूर्वी और पश्चिमी पटना आने जाने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पहले जहां दीघा से दीदारगंज पहुंचने में लगभग 1.5 घंटे लगते थे, तो वहीं अब दूरी महज 30 मिनट में तय की जा सकेगी। बता दें कि जेपी गंगा पथ पटना के पूर्वी और पश्चिमी छोर को जोड़ता है। तो वहीं अटल पथ चौराहे से शुरू होकर यह एलसीटी घाट, गांधी मैदान, पीएमसीएच, पटना विश्वविद्यालय, एनआईटी घाट, गायघाट, कंगन घाट, कृष्णा घाट और पटना घाट तक पहुंचता है। तो वहीं 9 पॉइंट्स पर अप्रोच रोड भी बनाए गए हैं, जिससे लोग सीधे शहर के मुख्य इलाकों में प्रवेश कर सकेंगे। तो वहीं इस परियोजना के शुरू होने से पहले शहरवासियों को अशोक राजपथ होकर पटना सिटी जाना पड़ता था, जिसमें घंटों जाम का सामना करना पड़ता था। तो वहीं जेपी गंगा पथ के किनारे गंगा घाट को पर्यटन स्थल और समग्र उद्यान के रूप में विकसित किया जा रहा है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। भाजपा द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरे देश में धूमधाम से बड़े पैमाने पर मनाई जा रही है। ऐसे में बिहार बीजेपी की तरफ से 14 अप्रैल को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर अंबेडकर जयंती मनाई जाएगी। आज बीजेपी कार्यालय में अंबेडकर जयंती की तैयारी को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के अलावा तमाम मंत्री, सांसद और विधायक मौजूद रहे। किस तरह से अंबेडकर जयंती मनाई जाए, किस तरह से पार्टी के कार्य को जन जन तक पहुंचाया जाए, इस विषय पर काफी अहम चर्चा हुई। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान है और इस कार्यक्रम में हमारे पार्टी के सभी प्रमुख नेता उपस्थित हैं। सभी केंद्रीय मंत्रीगण, राज्य सरकार के मंत्री, माननीय सांसद, विधायक और पूजनीय अंबेडकर जी के प्रति आज हम सब लोग सम्मान प्रकट कर रहे हैं। 14 अप्रैल को पूरे देश में, पूरे राज्य में कार्यक्रम अंबेडकर जी पे मनाया जाएगा। उस कार्यक्रम की तैयारी भी भारतीय जनता पार्टी प्रखंड स्तर तक कर रही है और वास्तव में पूजनीय अंबेडकर जी को सम्मान देने का काम भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है, एनडीए ने किया है। जो अंबेडकर जी से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण स्थान थे, उन 5 महत्वपूर्ण स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में मान्यता देने और दिलवाने का काम भारत की सरकार ने किया। देश में ही नहीं, जहां लंदन में पढ़ाई किए थे अंबेडकर जी, वहां भी स्मृति के रूप में उस स्थल को विकसित किया गया है और सदैव अंबेडकर जी के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने काम किया। भारत रत्न भी देना था, तो जब हमारे समर्थन से केंद्र की सरकार चल रही थी तब दिया गया था। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि पूजनीय अंबेडकर जी को बार बार राजनीतिक रूप से कमजोर करने का, उनके सम्मान पे चोट पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस समर्थित सभी दलों के द्वारा किया गया है। चाहे वह राष्ट्रीय जनता दल हो या अन्य दल, कोई नहीं बोलता कि लोकसभा चुनाव में अंबेडकर जी को हराने वाली कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक शब्द कोई नहीं बोलता है।
उनके सम्मान को चोट बार बार पहुंचाया कांग्रेस ने, लेकिन उनके सहयोगी दल कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन जब दलित समाज, अनुसूचित समाज वर्ग के संदर्भ में कोई भी बात आती है तो उस वक्त ऐसे राजनीतिक दल आगे बढ़ के वोट के लिए बात जरूर करते हैं। आज वास्तव में जरूरत है कि जो देश के अंदर हमारा अनुसूचित समाज वर्ग के भाई बंधु हैं, उनके विकास के लिए काम करना चाहिए, जो अंबेडकर जी का सपना था। और उस समाज के विकास के लिए भारत की सरकार और बिहार की सरकार, दोनों डबल इंजन की सरकार, संयुक्त रूप से अनुसूचित समाज वर्ग के भाई बहनों, नौजवानों के विकास की विभिन्न योजनाओं को लाके क्रियान्वित कर रही है। और गरीब विकास के जो कार्यक्रम हैं, वास्तव में उसका सर्वाधिक लाभ अनुसूचित समाज वर्ग के लोगों को मिल रहा है, जो सपना पूजनीय अंबेडकर जी का था। तो 14 अप्रैल की कार्यक्रम की तैयारी भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज हम सम्मान में इस कार्यक्रम को भी आयोजित किए हैं और भारतीय संविधान के प्रति जो हम सब लोगों की आस्था है, जो विश्वास है, उस आस्था और विश्वास को और मजबूत करने का काम हम सब लोग कर रहे हैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब पर कहा कि प्रथम दृष्टया यह पता चला है कि यह पारिवारिक झगड़ा है, लेकिन हमारी सरकार अपराधियों को छोड़ने वाली नहीं। पूर्व में भी जिस तरीके से तनिष्क लूट कांड हुआ और अपराधियों को पुलिस ने जेल में भेजा, तो वहीं उन्होंने लालू यादव पर तंज कसते हुए कहा कि यह राजद की सरकार नहीं है। जो भी अपराधी कट्टा और हथियार दिखाएगा, उन पर पुलिस प्रशासन के द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी के पारिवारिक झगड़े में कोई हत्या हुई हो तो पारिवारिक हत्या है, उनके परिवार के लोगों, जैसा ने प्रथम दृष्टया पुलिस ने बताया है, उनके परिवार का इशू है, कोई अपराध नहीं है। तनिष्क के लूट में जितने लोग थे, या तो पुलिस ने इनकाउंटर भी करने का काम किया और सबको चुन चुन कर गिरफ्तार करने के अंदर करके जेल के अंदर बंद भी करने का काम। ये राजद की सरकार नहीं है, ये लालू प्रसाद जी की सरकार नहीं है कि सत्ता मुख्यमंत्री कार्यालय से चलेगा। यहां जो अपराधी है, अपराधी यदि गलत करेंगे तो उनको जेल में जाना पड़ेगा, और जो अपराधी कट्टा या हथियार दिखाने का काम करेंगे उसको पुलिस ठोकने का भी काम चल। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई, बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। और उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान कर दिया जाए तो बिहार का भी धन होगा। दूसरा उप प्रधानमंत्री हमें जगजीवन राम के बाद मिलेगा, ये हमारी इच्छा है, ये व्यक्तिगत रूप से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अश्विनी कुमार चौबे ने बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री का दर्जा मिले, क्योंकि सीएम नीतीश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। साथ ही बिहार में अगले करीब 20 सालों से मुख्यमंत्री भी बने हुए हैं। बिहार के जंगल राज को खत्म कर दिया और सूबे से कहां पहुंचा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। आप ले आए जहां नीतीश कुमार जी एनडीए के पूरे देश के नरेंद्र मोदी के साथ कंधे कंधे मिला करके संयोजक की भूमिका में रहे और उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान कर दिया जाए तो बिहार का भी धन होगा। दूसरा उप प्रधानमंत्री हमें जगजीवन राम के बाद मिलेगा, ये हमारी इच्छा है, ये व्यक्तिगत रूप से। वो ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं कि लगातार की विपक्ष जो है बीजेपी को टारगेट नहीं कर रही है और कांग्रेस को लोग टारगेट कर रहे हैं? पप्पू यादव
ये देखो, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, वो मैं उस पर बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। ऐसे लोग धरा पर आते हैं, चले जाते हैं। ममता बनर्जी। फिलहाल खबरों में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। खबर सासाराम से है, जहां बिहार सरकार के वन और पर्यावरण मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने प्रेस वार्ता किया और कहा कि रोहतास जिला के वन क्षेत्र में स्थित धार्मिक और पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा। इसके लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा, रोहतास जिला को प्रकृति से कई वरदान मिले हैं। कई धार्मिक स्थल जैसे गुप्ता धाम, तुतला भवानी, महादेव खो, ताराचंडी देवी स्थान आदि वन क्षेत्र में ही है। कई जगह पहुंचने का रास्ता काफी दुर्गम है। ऐसे में इन रास्तों को सुगम बनाने के लिए वन पथ का निर्माण किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। गुप्ता धाम है, तुतला भवानी है। तुतला भवानी मैं देख के आया हूँ, उसका उन्नयन करूँगा, क्योंकि वहाँ पे पूजा करने में और चढ़ने में दिक्कत होती है लोगों को, बहुत स्लिपरी है। और जो मूर्ति लगाई गई है, जो मूर्ति है, जो वहाँ पे प्लेटफॉर्म है, बहुत छोटा है। दूसरा, वो जो फॉल है उसका डेप्थ आज तक कोई माप नहीं पाया है, और डायरेक्ट फॉल में कैसे लोग बाथ ले सकें, कैसे नहा सकें, उसका उपाय करना चाहता हूँ। दूसरा, पूरा जो परिसर है तुतला भवानी परिसर जिसमें एंट्री लेते हैं आप, उसका भी उन्नयन करना चाहता हूँ। एक दार्शनिक स्थल बनाना चाहता हूँ। तो विभाग हमारे पूरे बिहार राज्य में काम कर रही है, और जहाँ जहाँ हमारे ऐसे स्थल हैं जो चाहे धर्म के आधार पर आकर्षण का केंद्र हो या वन विभाग के दर्शनीय स्थल हो, वैसे स्थलों को इको टूरिज्म के लिए हम लोग उन्नयन करना चाहते हैं। सर, कुछ रोहतास जिले जो समस्याएं पहले से है और जो जो दर्शनीय स्थल हैं, उनका हम लोग डीएफओ के द्वारा मंगवा रहे हैं कि क्या सरकार कर सकती है और उसका बजट क्या होगा, तो हम लोग मंगवा रहे हैं। बजट के आधार पर धीरे धीरे हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो 6 महीना है चुनाव के पहले, बहुत युद्ध स्तर पर पूरे बिहार राज्य में हम काम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।